साफ है कि ईरान की कार्रवाई से अमेरिका और उसके सहयोगी देश टेंशन में आ गए हैं और अमेरिका का नुकसान भले ही सामने से नहीं दिख रहा, लेकिन ईरान ने उसे ऐसे जख्म दिए हैं जो बहुत लंबे समय तक अमेरिका को दर्द देते रहेंगे। इन सब के बीच में उसके टारगेट भी अधूरे हैं। ईरान में लक्ष्यों को हासिल अमेरिका अभी तक नहीं कर पाया है। ईरान लगातार अमेरिका के हमलों का जवाब भी दे रहा है। अली खामनेई की मौत के रूप में शुरुआती सफलता उसके हाथ लगी, लेकिन उसके बाद क्या? कुछ भी नहीं। हॉर्मुज पर आखिरकार क्या टेक है वो आपको बताती हूँ कि ईरान का हॉर्मुज पर कब्जा लगातार जारी है और जहाजों से वो टोल भी वसूल रहा है, उस पर अड़ा हुआ और वसूलते भी जा रहा है। अमेरिका की हॉर्मुज पर नाकेबंदी भी पूरी तरीके से बेअसर साबित हो रही है। दूसरी तरफ आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरान ने सस्ते ड्रोन और मिसाइलों से पूरी जंग को लड़ा है और अमेरिका की लाखों डॉलर की मिसाइलों को बर्बाद कर दिया है। अमेरिका के अरबों डॉलर के संसाधन इस दौरान उसकी तरफ से तबाह कर दिए गए हैं। परमाणु प्रोग्राम पर अमेरिका को क्या हासिल हुआ वो भी जान लीजिए। ईरान अब तक परमाणु प्रोग्राम रोकने पर राजी नहीं हुआ है और संवर्धित यूरेनियम हासिल अमेरिका अभी तक नहीं कर पाया। उसे ये तक जानकारी नहीं है कि आखिरकार 440 किलोग्राम यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम रखा कहाँ है। बमबारी से परमाणु केंद्रों को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। इतना ही नहीं, अमेरिका के जितने सहयोगी हैं वो उससे दूर खिसकते जा रहे हैं। ट्रंप की बयानबाजी से नेटो देशों में नाराजगी देखने को मिली। ट्रंप की गुहार पर नेटो देश मदद के लिए नहीं आए। बातचीत के माध्यम से हॉर्मुज खुलवाने की कोशिश में यूरोपीय देश अभी भी लगे हुए हैं और ब्रिटेन के साथ मिलकर के मीटिंग भी करते जा रहे हैं। आपने देखा कि जंग में अमेरिका को किस तरीके से नुकसान हो गया है और उसके सहयोगी किस तरीके से टेंशन में आ गए हैं। अब आपको ये बताती हूं कि जंग में तबाह होने के बावजूद ईरान को क्या क्या फायदे हुए हैं या फिर हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा उसे ये हो सकता है कि हॉर्मुज से टोल के रूप में आय का स्थायी जरिया उसे मिल सकता है। परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पर रोक हट सकती है क्योंकि वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी बातचीत के माध्यम से वो खत्म करवा ले। जंग में हुए नुकसान की भरपाई भी अमेरिका को करनी होगी, ये एक बात तो तय है। यूएस और इजराइल के हमलों से स्थायी रूप से उसे सुरक्षा मिली है। विदेशों में जमा ईरानी संपत्ति और पैसे वापस भी उसे मिल सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में सबसे विवादित मुद्दा क्या है। ईरान का परमाणु प्रोग्राम सबसे विवादित मुद्दा है। अमेरिका और इजराइल ने भरपूर प्रयास किया कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम को खत्म किया जाए, लेकिन उन्हें अब तक कामयाबी नहीं मिली है। अमेरिका और इजराइल मिल करके भी अब तक ईरान का संवर्धित यूरेनियम खोज नहीं पाए और न ही उसके परमाणु केंद्रों को वो कोई खास नुकसान पहुंचा पाए हैं। अब आपको ये बताती हूँ कि ईरान के यूरेनियम को लेकर के यूएस खुफिया एजेंसियों की तरफ से आखिरकार क्या दावा किया जा रहा है। ये दावा किया जा रहा है खुफिया एजेंसियों की तरफ से कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अभी भी जारी है, यानी इस पर रोक लगाने की जो उम्मीदें अमेरिका और इजराइल ने सोची थी इस युद्ध के साथ, वो नहीं हो पाया है। जंग के बाद भी स्पीड थमी नहीं है। दूसरी तरफ ईरान का यूरेनियम पूरी तरीके से सुरक्षित है। ना अमेरिका जानता है और ना ही IAEA जानता है कि आखिरकार वो एनरिच्ड यूरेनियम रखा कहाँ गया है। ईरान के पास यूरेनियम का पर्याप्त भंडार है, ये भी बताया गया है। करीब 9 महीने में परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं, ये भी दावा यूएस की खुफिया एजेंसियां ही कर रही हैं। अब ये दावे अगर यूएस की खुफिया एजेंसियों की तरफ से किए जा रहे हैं तो एक बात तो तय है कि अमेरिका ने जो सोचा था उससे इतर सब कुछ हो रहा है। न वो परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगवा पाया और न ही वो एनरिच्ड यूरेनियम हासिल कर पाया है। अब खबर यह है कि IRGC के हवाले से ईरान ऑब्जर्वर ने दावा कर दिया है। दावा यह कि अमेरिका ने CIWS गन से फायरिंग की है और ईरान के टारगेट पर शिप और डिस्ट्रॉयर थे। हिमाकत की तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, ये भी इस दौरान बयान दे दिया गया है। IRGC की तरफ से दिया गया। IRGC के हवाले से ईरान ऑब्जर्वर का दावा यह है कि दरअसल अमेरिका ने CIWS गन से फायरिंग की और ईरान के टारगेट पर शिप और डिस्ट्रॉयर रहे। ईरान ये कह रहा है कि अगर ये हिमाकत दोबारा की गई तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हॉर्मुज में दोनों देशों के बीच में टेंशन अभी बरकरार है। हाँ, एक बात तय है कि हॉर्मुज पर लगाम अभी भी अमेरिका उस तरीके से नहीं लगा पा रहा जैसा उसने सोचा था कि मैं बाहर बैठ जाऊंगा ईरान के घर के और ईरान को मजबूर कर दूंगा, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाया है। अभी भी वहां से व्यापार हो रहा है और अभी भी वहां पर टोल वसूला जा रहा है और ये टोल किसकी तरफ से वसूला जा रहा है? ईरान की तरफ से वसूला जा रहा है और इसके बारे में जानकारी बाकायदा ईरान ने अपनी संसद में दी थी। उसने कहा था कि हम बिटकॉइन में कुछ देशों से टैक्स वसूलेंगे, जिन देशों के साथ हमारे संबंध मित्रतापूर्ण है हम उनसे टैक्स नहीं वसूलेंगे, और उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन जिन देशों से वो वसूली कर रहा है, टैक्स ले रहा है, उसके बारे में वो अपनी संसद में कह भी रहा है।
अमेरिका कितना भी चौधरी बन ले, अमेरिका कितनी भी कोशिशें कर ले, वो ईरान को ना तो हरा पाया, ना घुटनों पर ला पाया और ना ही हॉर्मुज पर रोक पाया है। एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि हॉर्मुज में नाकेबंदी से बहुत बड़ा संकट देखने को मिल सकता है। हॉर्मुज में 1500 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं। फारस की खाड़ी में 20,000 क्रू मेंबर्स फंसे हुए हैं। यूएन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दावा किया गया है कि ये जो नाकेबंदी की गई है, दूसरी तरफ ये टोल वसूली कार्यक्रम चल रहा है, उसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना तो करना पड़ रहा है। और हॉर्मुज में जो नाकेबंदी से बड़ा संकट खड़ा हुआ है, उसकी वजह से 1500 से ज्यादा जहाज वहां पर फंसे हुए हैं, क्योंकि हर दिन जिस तरीके से वहां से जहाज गुजरते थे, अब वो वहां से नहीं गुजरते। पहले जो संख्या थी वो 150 से 200 थी और अब वो संख्या एक दिन की मैं बता रही हूं आपको, वो संख्या मात्र 3 से 4 जहाजों पर आकर के अटक गई है। इसीलिए हॉर्मुज में 1500 जहाज अभी भी फंसे हैं। और इतना ही नहीं, इनके साथ जो क्रू मेंबर्स चल रहे हैं, 20,000 क्रू मेंबर बताया जा रहा है, वो भी इन जहाजों के ऊपर फंस चुका है। हालांकि ये दावा यूएन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया गया है, जो ये बता रहा है कि हॉर्मुज पर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जो अमेरिका की नाकेबंदी है, जो ईरान की तरफ से टोल वसूली कार्यक्रम है, उस सब की वजह से कुछ जहाज वहां पर अभी भी अटके हुए हैं। अमेरिका ईरान के बीच में जंग में तबाही ईरान में जरूर हुई, लेकिन ईरान के पलटवार से अमेरिका के सैन्य बेस और उसके सहयोगी देश भी अछूते नहीं रहे। ईरानी मिसाइल और ड्रोन की सबसे ज्यादा मार यूएई पर पड़ी है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और क्या यूएई ने अपने आसपास बहुत ज्यादा दुश्मन तैयार कर लिए हैं, या फिर ईरान से उसकी दुश्मनी पुरानी है जिसका जंग के दौरान उसे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। I can't tell you how hot it is. Someone close the window. ईरान ने यूएई पर एक बार फिर से मिसाइल और ड्रोन अटैक कर दिया है। दावा है कि इसके तुरंत बाद ही यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। बढ़ते तनाव के बीच यूएई ने नुकसान का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई। ईरान ने एक बार फिर यूएई पर बड़ा हमला किया। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और ड्रोन्स दाग दिए। यूएई की नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने और सिर्फ सरकारी अपडेट्स पर भरोसा करने की अपील की। इससे पहले भी यूएई पर 15 मिसाइल और 4 ड्रोन से अटैक किया गया था। हालांकि ईरान ने उन हमलों में अपना हाथ होने से इनकार किया था। यूएई का दावा है कि ईरान ने युद्ध के दौरान 2000 से ज्यादा ड्रोन, सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और कई क्रूज मिसाइलों से अटैक किया। हालांकि ज्यादातर हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया, लेकिन कुछ हमले सफल रहे। इस दौरान 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। साथ ही कई तेल और ऊर्जा ठिकानों के साथ ही अहम इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इन हमलों के बीच सवाल ये उठता है कि क्या खाड़ी में अगला टारगेट संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई है? क्या यूएई ने अपने आसपास इतने दुश्मन बना लिए जिनकी वजह से वो अब मुश्किलों से घिरता जा रहा है?
बताया जा रहा है कि साल 2020 में हुए अब्राहम अकॉर्ड के बाद यूएई के दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ी, जिसमें ईरान, सऊदी जैसे देश शामिल हैं और पिछले 5 सालों में उसके कई दुश्मन बन गए। माना जा रहा है कि अपनी सुरक्षा मजबूत करने के बावजूद यूएई की इजराइल से करीबी खतरनाक साबित हो सकती है। माना जा रहा है कि अब्राहम अकॉर्ड के बाद लगातार यूएई के नए नए दुश्मन बन रहे हैं। पिछले 5 सालों में यूएई के 10 से ज्यादा दुश्मन बन गए। इनमें सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान, सोमालिया, यमन, सूडान प्रमुख देश हैं। साल 2020 में यूएई ने बहरीन, मोरक्को और सूडान के साथ में मिलकर इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए अब्राहम समझौते पर दस्तखत किए। इसके बाद से यूएई का झुकाव इजराइल की ओर रहा। तो वहीं खबर है कि सूडान संघर्ष में यूएई ने सेना की बजाय आरएएफ को सपोर्ट किया और उसको हथियार दिए, जिसकी वजह से यूएई के सऊदी अरब से रिश्ते बिगड़ गए। इन सबके बावजूद यूएई ने युद्ध में ईरान के खिलाफ खुलकर इजराइल और अमेरिका का साथ दिया। जब खाड़ी के दूसरे देश ईरान पर हमले के खिलाफ थे, तब यूएई ने ईरान पर हमला करने के लिए अपनी जमीन और कई खुफिया जानकारी के जरिए अमेरिका, इजराइल की मदद की। खबरों की माने तो यूएई अपनी सेना और डिफेंस सिस्टम मजबूत करने में जुटा है। यूएई ने दक्षिण कोरिया से हथियारों की डील इसीलिए की ताकि वो दबाव बना सके। वहीं इसके अलावा इजराइल ने ईरान से जंग के दौरान यूएई में आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती भी की। ज्यादातर खाड़ी देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के पास है। खाड़ी देशों में अपनी सेना के साथ साथ अमेरिका के सैनिक भी तैनात हैं। यूएई हाल ही में ओपेक और ओपेक प्लस संगठन से अलग हो गए, जिसके बाद यूएई का सऊदी अरब के साथ में तनाव बढ़ गया और ईरान के साथ पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या खाड़ी में अगला टारगेट अब यूएई हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही है और इजराइल ने सीक्रेट मिलिट्री बेस तक बनाने शुरू कर दिए हैं। ये जानकारी मिल रही है कि इराक में उसकी तरफ से सीक्रेट मिलिट्री बेस बनाए जा रहे हैं। वॉशिंगटन जर्नल की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि ईरान के खिलाफ एक और बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। यानी ये युद्ध समाप्त होने की अगर कोई सोच रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। ऑपरेशन की अभी भी तैयारियां चल रही है। IRGC से लेकर के इजराइल तक और अमेरिका तक लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। अब ये बताया जा रहा है कि ईरान के खिलाफ इजराइल सीक्रेट मिलिट्री बेस बना रहा है और ये इराक में बना रहा है। वॉशिंगटन जर्नल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। ये तस्वीरें भी निकल करके सामने आई हैं कि इराक में इजराइल की तरफ से बड़ी तैयारियां की जा रही हैं, जहां पर वो ये सीक्रेट बेसेस बनाने शुरू कर चुके हैं ताकि आगे आने वाले वक्त में ईरान के ऊपर एक बड़ा आघात कर सके और उसके लिए उन्हें ये सीक्रेट बेसिस की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए उनकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसीलिए बार बार ये इजराइल की तरफ से बयान आता है, IRGC के बयान भी आता है। ईरान IRGC बयान जारी करके कहते हैं कि हम तैयार हैं। इजराइल
इजरायली डिफेंस फोर्स ये बयान जारी करते हैं कि हम तैयार हैं। अमेरिका कहता है कि हम तैयार हैं। ये तैयारियां ये युद्ध विराम के बीच में की जा रही है ताकि आगे आने वाले वक्त पर जब आवश्यकता पड़े तब इन तैयारियों का फायदा उठाया जाए और ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला कर दिया जाए। इराक में ये तैयारी की जा रही है इजराइल की तरफ से, सीक्रेट यहां बेसिस बना करके कि जैसे ही आवश्यकता पड़ेगी ईरान के ऊपर हम फिर से एक बार हमला करना शुरू कर देंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। बताया ये जा रहा है कि दक्षिणी लेबनान में अभी भी एयर स्ट्राइक चल रही है। दक्षिणी लेबनान के साथ अभी भी इजरायली डिफेंस फोर्स युद्ध में चल रहा है। हिजबुल्लाह की वजह से इजराइल ने रिहायशी इलाकों पर हमले कर दिए हैं। यह भी बताया जा रहा है कि इजराइल ने हमले में कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया है और इसके पहले भी जो तस्वीरें आई थी वो यही कहती थी। अब जरा ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरीके से हर एक इमारत को ध्वस्त कर दिया गया है। वहां पर जो लोग हैं वो अपना बचा खुचा सामान लेने के लिए जरूर वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच में कुछ भी तलाश पाना लगभग असंभव हो गया है। दक्षिणी लेबनान में कुछ वक्त के लिए लगा था कि हालात सुधर जाएंगे, इसीलिए लोगों ने आना एक बार फिर से शुरू कर दिया था। हालांकि लेबनान के प्रधानमंत्री की तरफ से एक बयान जारी किया गया था कि अभी आप जल्दबाजी ना करें, अभी आप ना आए। इजराइल ने भी लोगों को मना किया था, लेकिन लोगों को लगा कि स्थितियां ठीक हो रही है, वो अपने घरों में वापसी कर सकते हैं। लेकिन स्थितियां अभी भी जैसी की तैसी बनी हुई है, कोई सुधार वहां पर नहीं हो रहा और उसकी वजह हिजबुल्लाह है जो लगातार उत्तरी इजराइल पर हमला करता है, जिसकी वजह से दक्षिणी लेबनान पर इजराइल की तरफ से बड़े अटैक किए जाते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि यूएई की उसके पड़ोसी मुल्कों से किस तरीके की अदावत है। दरअसल सूडान संघर्ष के दौरान यूएई ने सेना की बजाय आरएएफ का साथ दिया था। आरएएफ को सहयोग और हथियार दिए जाने से सऊदी अरब इसकी वजह से नाराज हो गया था और यमन में सऊदी समर्थित सरकार की बजाय मिलिशिया का समर्थन यूएई की तरफ से कर दिया गया था, जो सऊदी सरकार की और ज्यादा मुश्किलें और गुस्सा नाराजगी बढ़ाने वाला था। सुन्नी बाहुल अरब देशों ने सीरिया के बशर अल असद से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। यूएई ने 2018 में सीरिया की राजधानी में अपना दूतावास खोल दिया था, यानी सीधे सीधे उसे ये अपने हिसाब से मान्यता देना शुरू कर चुके थे। दूसरी तरफ ईरान से युद्ध में यूएई ने अमेरिका इजराइल का साथ दे दिया। यह भी उसकी अदावत को और ज्यादा गहराते गया। ईरान पर हमले के लिए जमीन और एयर स्पेस दिया गया। ओपेक संगठन से अलग होने के कारण सऊदी से तनाव और ज्यादा बढ़ गया।